सोचो, एक ऐसा देश जो हिमालय के सबसे ऊंचे शिखरों के बीच बसा है, एक ऐसा देश जहां माउंट एवरेस्ट के दुर्लभ नजारे मिलते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे आम लोग अपने कल के लिए रोज एक नई जंग लड़ते हैं। ये देश है नेपाल। कभी शांति और स्पिरिचुअलिटी का प्रतीक, नेपाल आज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस का केंद्र बन चुका है। 2015 के संविधान ने नए नेपाल के सपने जगाए थे, विकास, रोजगार और एक करप्शन फ्री सिस्टम। पर वक्त के साथ ये वादे धुंधले पड़ गए। प्राइम मिनिस्टर केपी ओली शर्मा के शासन में करप्शन, नेपोटिज्म और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खुलकर सामने आई और फिर सड़कों पर गूंज उठी आवाज, हमें जॉब चाहिए, करप्शन नहीं। काठमांडू के शहरों से लेकर दूर के गांव तक एक ही जज्बा था, यूथ का गुस्सा और उनकी उम्मीदें, जो अब दुनिया भर की हेडलाइन बन चुकी थी। ये प्रोटेस्ट सिर्फ एक पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं था, ये एक जनरेशन की आवाज थी जो कह रही थी अब और बर्दाश्त नहीं। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एक्सप्लोर करेंगे नेपाल की क्राइसिस की असली वजह, यूथ का स्ट्रगल, प्रोटेस्ट की जर्नी और नए पीएम के आने के बाद चैलेंजेस। नेपाल की इकोनॉमी हेविली रेमिटेंस पर डिपेंडेंट है। यूथ के लिए लोकल जॉब्स की कमी है और एजुकेटेड ग्रेजुएट्स को फॉरेन कंट्री में जाकर वर्क करना पड़ता है। इमेजिन करो, एक यंग जनरेशन काठमांडू में कॉलेज कंप्लीट करती है, स्किलफुल और टैलेंटेड है, लेकिन जॉब मार्केट में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब उसी के पैरेलल एक पावरफुल नेता का बेटा इजीली हाई पोजीशन ले जाता है, फ्रस्ट्रेशन और एंगर एक्सप्लोड हो जाता है। इन्फ्लेशन और फ्यूल क्राइसिस ने कॉमन हाउसहोल्ड को प्रेशर में डाल दिया। रूरल एरिया में यूथ को एग्रीकल्चर जॉब्स भी आउटडेटेड लगने लगे। लो पे की वजह से माइग्रेशन अनअवॉइडेबल हो गई। एक्सपर्ट कहते हैं नेपाल का स्ट्रक्चरल इकोनॉमी रिफॉर्म हमेशा अधूरा ही रहा। पॉलिसीज में लॉन्ग टर्म विजन का लैग था और यूथ के एस्पिरेशन और रियलिटी में गैप बहुत बड़ा था। यूथ का एक सेगमेंट डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप कल्चर में शिफ्ट हो रहा था, लेकिन कैपिटल और सपोर्ट सिस्टम के लैग ने उन्हें लिमिट कर दिया और इसी फ्रस्ट्रेशन ने प्रोटेस्ट को एक मूवमेंट दे दिया, क्योंकि ये सिर्फ पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमी पेन का भी एक्सप्रेशन था। प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी पावर थी सोशल मीडिया, टिकटॉक रील्स, इंस्टाग्राम मीम्स, ट्विटर हैशटैग और लाइव स्ट्रीम से आवाज लोकल से ग्लोबल हो गई। काठमांडू के स्लोगन न्यूयॉर्क और लंदन में एको होने लगे, लेकिन गवर्नमेंट ने सडन सोशल मीडिया बैन पर रेगुलेशन भी इंट्रोड्यूस कर दिया। ऑफिशियली रीजन था फेक न्यूज और हेट स्पीच को कंट्रोल करना, लेकिन असल मकसद था डिसेंट को सरपास करना। बिल के क्लोज इतने वैग्यू थे कि अगर तुमने एक मीम या वीडियो पोस्ट किया जिसमें गवर्नमेंट क्रिटिसाइज हो रही है, तो उससे पब्लिक हार्मनी के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया जाता। लेकिन यूथ ने हार नहीं मानी। वीपीएन और अल्टरनेट ऐप यूज करके बैन कंटेंट को ज्यादा वायरल बनाया गया। एक एक्टिविस्ट ने कहा, You can ban our apps, you can shut down our internet, but you can't ban our anger। ये लाइन यूथ मूवमेंट का कोर बन गई और डिजिटल एक्टिविज्म ने प्रोटेस्ट को और पावरफुल बना दिया। नेपाल हिस्टोरिकली इंडिया के क्लोज रहा है, कल्चर टाइज, ट्रेड और माइग्रेशन की वजह से। लेकिन पिछले कुछ सालों में चाइना ने एग्रेसिवली अपना इन्फ्लुएंस बिल्ड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लोन्स और कल्चर डिप्लोमेसी के जरिए। यूथ ओपनली कहने लगा, वी डोंट वांट टू बी अ पॉन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, वी वांट नेपाल टू स्टैंड ऑन इट्स ओन फीट। प्रोटेस्ट में ये नैरेटिव प्रोमिनेंट था, इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस की आवाज़। एक तरफ इंडिया के साथ ट्रेड डिपेंडेंसी और कल्चर इन्फ्लुएंस, दूसरी तरफ चाइना के इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट। यूथ ने दोनों को बैलेंस करने की डिमांड की। हिस्टोरिकली इवेंट जैसे 2015 का इंडियन ब्लैकेट या रीजनल टेंशन ने यूथ को डिस्टर्ब और स्ट्रेंथन किया। It's a 10-kilometer line of hundreds of trucks stranded for over a week at Jokbani, just before Bihar's border with Nepal. Unable to cross into Nepal because of an agitation across the border over the country's new constitution. They say the new constitution denies people who share ethnic ties with India equal representation in parliament, among other things. नेपाल की फॉरेन पॉलिसी अब एक बैलेंसिंग एक्ट बन गया और यूथ ने इस पॉलिटिकल अवेयरनेस को पब्लिक प्रोटेस्ट के थ्रू एक्सप्रेस किया। पॉलिटिकल डायनेस्टी और करप्शन का कल्चर नेपाल में डीपली रूटेड है। लीडर्स के फैमिली मेंबर्स मल्टीपल पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेते हैं। यूथ के लिए मेरिटोक्रेसी ऑलमोस्ट इनविजिबल है। ग्राउंड लेवल एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्कॉलरशिप या जॉब डिस्ट्रीब्यूशन इलाइट फैमिली के फेवर में। ऑर्डिनरी यूथ में सेंस ऑफ इनजस्टिस और हेल्पनेस बिल्ड हुआ। ओली के एरा में कुछ करप्शन केस हाईलाइट हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में किकबैक्स, पब्लिक फंड मिसयूज और पॉलिसी डिसीजन में ट्रांसपेरेंसी का लैक। यूथ ने डिमांड किया न्यू फेसेस, न्यू पॉलिटिक्स और अकाउंटेबिलिटी मैंडेटरी। प्रोटेस्ट सिर्फ स्ट्रीट स्लोगन नहीं थे, ये एक कॉल ऑफ सिस्टमैटिक चेंज था, नेपोटिज्म और डायनेस्टी पॉलिटिक्स को चेंज करने का। प्रोटेस्ट पीक पर पहुंच गए। काठमांडू के स्ट्रीट्स की स्लोगन इंटरनेशनल हेडलाइन तक गए। गवर्नमेंट इनिशियली यूथ को मिसगाइड और फॉरेन कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बोला, लेकिन जब पब्लिक प्रेशर और मीडिया एनरोलमेंट बढ़ी तब ओली ने रिजाइन किया। ये रेजिग्नेशन सिंबॉलिक था। एक जनरेशन और यूथ की आवाज इग्नोर नहीं की जा सकती थी। लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, स्लोगन लाउडर हो गए और यूथ ने सेंस ऑफ एम्पावरमेंट आया। ये मूवमेंट बताता है ऑर्गेनाइज यूनाइटेड फेस किसी भी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को चैलेंज कर सकते हैं।
ओली के रेजिग्नेशन के बाद पार्लियामेंट में नए पीएम की रेस स्टार्ट हुई। नॉर्मल प्रोड्यूसर मेजोरिटी पार्टी अपना लीडर प्रपोज करती है, लेकिन कोई सिंगल पार्टी क्लियर मेजोरिटी में नहीं थी। कोलिशन पॉलिटिक्स ने डिसाइड किया मल्टीपल पार्टीज नेगोशिएट करके एक कॉन्सेंसस कैंडिडेट चूज करते हैं। ये एक नंबर गेम था, जिस तरफ ज्यादा एमपीज आए वही जीत गए। ओली के रेजिग्नेशन के बाद देश भर में एक ही सवाल घूम रहा था, अब कौन बनेगा नेपाल का अगला प्रधानमंत्री। काठमांडू की सड़कों पर जहां कुछ दिन पहले तक लाठीचार्ज और टीयर गैस था, वहां अब सिर्फ स्पेकुलेशन था। पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने नंबर जोड़ रही थी, कोलिशन बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार इक्वेशन सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर तक सीमित नहीं था। इस बार आवाज़ उन लोगों की भी थी जो सड़कों पर खड़े होकर करप्शन के खिलाफ लड़ रहे थे। और तब हुआ वो जो शायद दुनिया में पहले कभी नहीं देखा था। फैसला सिर्फ पार्टी ऑफिस में नहीं हुआ, बल्कि एक चैट रूम में हुआ, डिस्कॉर्ड, जहां आमतौर पर गेमिंग और यूथ डिस्कशन चलते हैं। एक डिजिटल वोट चल पड़ा, इमोजीज, थम्स अप, थम्स डाउन के रिएक्शन के साथ। प्रोटेस्टर ने अपनी पसंदीदा कैंडिडेट के नाम दे रहे थे और उसी जगह से एक नाम सबसे ऊपर आया, सुशीला कर्की। सोचिए, एक 73 साल की रिटायर्ड जज जो अपने करियर में चीफ जस्टिस तक बनी थी, जिनका पॉलिटिक्स से डायरेक्ट लेना देना नहीं था, उनका नाम एक वर्चुअल पोल में जीत गया। ये आयरनी भी थी और नई रियलिटी भी। एक तरफ काठमांडू के पुराने पार्लियामेंट हॉल थे, दूसरी तरफ डिस्कॉर्ड का सर्वर, और दोनों जगह अब एक ही नाम गूंज रहा था। प्रेसिडेंट रामचरण ने भी ये सिग्नल समझा। आर्मी चीफ और प्रोटेस्टर के लीडर के साथ बातचीत के बाद कंसेंसस बना, अगर देश को शांत करना है तो उन्हीं को इंटरिम कुर्सी पर बैठना होगा जिनके पास सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस है। और इस तरह 12 सितंबर 2025 को सुशीला कर्की ने शपथ ली। नेपाल की हिस्ट्री में पहली बार एक महिला प्राइम मिनिस्टर बनी और उनका सिलेक्शन हुआ एक तरह से डिजिटल आंदोलन बैलेट बॉक्स से। लेकिन इंटरिम कुर्सी का मतलब ये नहीं है कि जिम्मेदारियां कम थी। प्रोटेस्ट के दौरान लोग मरे थे, घायल हुए थे, घर जले थे, लोग जस्टिस मांग रहे थे, करप्शन के केस खुलने की उम्मीद कर रहे थे। सुशीला कर्की ने तुरंत एक नई कैबिनेट बनाई। फाइनेंस से लेकर होम और एनर्जी तक नए चेहरे लाए गए। जनता में एक नई शुरुआत का एहसास जगने लगा। पर नेपाल की राजनीति कभी इतनी आसान नहीं होती। ओली के छोड़े हुए दौर में करप्शन के गहरे निशान थे। भूटानीज रेफ्यूजी स्कैम, एयरक्राफ्ट परचेज स्कैंडल, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का मिसयूज और सबसे बड़ा सोशल मीडिया बैन, जिसका ट्रिगर बनकर जेनजी प्रोटेस्ट में फूटा। सवाल ये है कि क्या सुशीला कर्की सब स्कैंडल को सच में एड्रेस कर पाएगी। ऑपोजिशन का मानना है कि उनका चुनाव सिर्फ एक सिंबॉलिक स्टेप है, एक स्टंट है प्रोटेस्ट को शांत करने का। पोस्टर पर लिखा जा रहा है पावर पॉलिटिक्स उनकी प्रायोरिटी है, रिफॉर्म नहीं। कुछ पार्टीज कह रही है इंटरिम गवर्नमेंट के पास असली अथॉरिटी ही नहीं है कुछ बड़े रिफॉर्म करने की, और कुछ लोग उनकी उम्र को लेकर सवाल उठा रहे हैं। 73 साल की रिटायर्ड जज क्या इतने बड़े क्राइसिस को संभाल पाएगी। मगर यूथ की एक्सपेक्टेशन और भी बड़ी थी। उन्हें सिर्फ स्टेबिलिटी चाहिए थी, उन्हें जस्टिस चाहिए था, और जो लोग प्रोटेस्ट में मरे थे, जो घायल हुए थे, जो घर बिखरे थे, उन सब के लिए जवाब चाहिए था। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी की मांग और तेज हो चुकी थी और अब सबकी निगाह एक ही तारीख पर टिक गई है, 5 मार्च 2026। उस दिन नए इलेक्शन के जरिए नेपाल अपनी तकदीर लिखेगा। तब तक सुशीला कर्की सिर्फ एक पल के लिए रखवाली कर रही है। ये पल डिसाइड करेंगे कि नेपाल क्या नए दौर में घुस पाता है या फिर वही पुराने दौर की राजनीति दोबारा स्टेज पर लौट आती है। जो भी हो, एक बात तो साफ है, नेपाल में अब सिर्फ पावर पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, अब आवाज भी चलेगी। अब वो आवाज नए जनरेशन की, जो चाहता है एक ऐसा नेपाल जहां ना करप्शन हो, ना सेंसरशिप, ना डर। अब देखना है ये है कि क्या सुशीला कर्की उन आवाज़ों को सिर्फ शांत कराती हैं या उन्हें एक नए नेपाल की तरफ ले जाती हैं। नेपाल का आंदोलन हिस्ट्री बन चुका है, पर लेसन पूरे साउथ एशिया के लिए रेलेवेंट है। इंडिया का यूथ भी जॉब्स, एजुकेशन, इक्वालिटी के इशू फेस कर रहा है। अगर ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो स्ट्रीट का ऑप्शन यूथ के लिए अनअवॉइडेबल है। एक्सटर्नल फोर्स चाहती है साउथ एशिया अनस्टेबल रहे, लेकिन असली चैलेंज इंटरनल है, यूथ का ट्रस्ट बनाए रखना। एक एक्टिविस्ट ने प्रोटेस्ट के दौरान कहा था, यू कैन बैन आवर एप्स, यू कैन शट डाउन आवर इंटरनेट, बट यू कांट बैन आवर एंगर। ये लाइन नेपाल का नहीं बल्कि पूरे इंडिया और रीजन के लिए मिरर है। डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग है जब लोग सिस्टम पर ट्रस्ट करें।